तो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट जनवरी 2024 के लिए ये जो संस्कृत शिक्षा की प्रश्नोत्तर की श्रृंखला चल रही है वो आज पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। इसमें आज कुल 15 क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो देखिए, आप इस चैनल पर बने रहिएगा। आपको यहाँ पर पूरे कंटेंट दिए जाएंगे, ठीक है। लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आप देखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस और पैसेज सब इसी में से आए हुए थे। तो संस्कृत और हिंदी इन दोनों के कंटेंट आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देखिए, आज हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर कुल शिक्षण के 15 क्वेश्चंस आज लिए गए हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरं चित्वा लिखत। अधोलिखित प्रश्नों में से विकल्प उत्तर जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से उचित उत्तर को देखकर लिखना है। तो भाषा शिक्षण एकदम अधिगम सामग्र्या अति मुख्य समस्या अस्ति। भाषा शिक्षण में अधिगम की सामग्री के लिए अत्यंत मुख्य समस्या है क्या है? पाठ प्रति विद्यार्थिनां श्रद्धावर्धनम, पाठ में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना। अध्यापने अध्यापकस्य न्यूनतमेण कार्यसिद्धि, शिक्षण में शिक्षक की कम मेहनत से कार्य संपन्न करना। फिर अल्प समय अधिक विषय से उपलब्धि, थोड़े समय में अधिक विषय की उपलब्धि। अधिगम सामग्री कठिन बिंदु नाम पर विचरण उचित विवरण। अधिगम सामग्री के कठिन बिंदुओं पर, अधिगम सामग्री जो है उनमें से जो कठिन बिंदु है उसके ऊपर विवरण देना। तो देखिए, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इन सब में वो आपका हो जाएगा अधिगम सामग्र्या कठिन बिंदूनाम उपरि उचित विवरणम। भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री से संबंधित अत्यंत मुख्य समस्या है कि अधिगम सामग्री के लिए जो कठिन बिंदु है उसके ऊपर उचित विवरण देना। तो अधिगम सामग्री के प्रति संबंधित जो समस्याएं होती है वो क्या होता है कि समय जो है अधिक व्यय होता है, ठीक, समय का अधिक व्यय होता है। प्रत्येक विषय वस्तु से संबंधित अधिगम सामग्री की न्यूनता होती है, ठीक। अधिगम सामग्रियों की भी न्यूनता होती है। अधिगम सामग्री द्वारा कठिन बिंदुओं पर उचित विवरण की कमी सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या है। तो यही आपका राइट हो जाएगा कि अधिगम सामग्री द्वारा कठिन बिंदुओं पर उचित विवरण देना ये एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बुद्धिमत्तां विद्यार्थिनां उच्चारणं तथा शब्द ज्ञानम उत्तमं भवति केनोक्तम। ऐसा कह रहे हैं कि बुद्धिमान विद्यार्थियों का उच्चारण और शब्द ज्ञान उत्तमम भवति उत्तम होता है, केनोक्तम किसके द्वारा कहा गया है? टर्मन के द्वारा, फिशरेण के द्वारा, या फिर थाम्बया के द्वारा, एतई सर्वैरपि, या फिर इसमें से सही। तो देखिए, टर्मन और बिने बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता मानते हैं। टर्मन क्या कहते हैं कि जो बुद्धि है, बुद्धि को अमूर्त चिंतन, जो दिखाई नहीं देता, अमूर्त है, ठीक। अमूर्त मतलब जो दिखाई न दे, चिंतन की योग्यता मानते हैं, ठीक। ऐसा कौन मानता है? टर्मन मानता है, टर्मन मानते हैं। किसी व्यक्ति के बुद्धिमान होने से तात्पर्य है कि उसमें अमूर्त विचारों का संग्रह होना, ठीक। क्या होता है कि उसमें अमूर्त विचारों के चिंतन करने की योग्यता हो। सूक्ष्म चिंतन की योग्यता ये किसने दिया है? टर्मन और बिने ने दिया है, ठीक। और बिने क्या कहते हैं?
बुद्धिमान होने का अर्थ है अच्छी तरह से न्याय करने, अच्छी तरह से तर्क करने और अच्छी तरह से समझने और निर्णय लेने की क्षमता। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा टर्मन। बुद्धि प्रतिदिन सीखने, समझने, स्मरण करने, तर्क करने और या फिर चिंतन करने में प्रायः प्रयुक्त होता है। ठीक, बुद्धि के स्वरूप के विषय में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपने अपने बहुत सारे मत दिए हैं। ठीक, जिसमें सीखने की योग्यता बकिंघम और गाल्टन ने दिया है। ठीक, अभियोजन की योग्यता स्टर्न और बर्ट ने दिया है। अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता मैकडूगल ने दिया है। इसी तरह बहुत सारे लोगों का बहुत सारा मत है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद देखिए 33 क्वेश्चन। शब्दानाम अर्थ स्पष्टीकरणापेक्षा उत्तमा पद्धति। इसमें ऐसा कह रहे हैं कि शब्दों के अर्थ स्पष्टीकरण की अपेक्षा में उत्तम पद्धति इसमें क्या है? वाक्य शब्द प्रयोग द्वारा अर्थान अनुमातुम अवकाश कल्पनान। ऐसा इसमें कह रहे हैं कि वाक्येषु शब्द प्रयोग द्वारा, मतलब वाक्य जो है उसके अंदर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसके द्वारा अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। सेकंड नंबर बी नंबर है भाषा शिक्षण माध्यमेन शब्दार्थानाम स्पष्टीकरणम। भाषा शिक्षण के माध्यम से शब्द का जो अर्थ है उसका स्पष्टीकरण करना। फिर सी नंबर शब्दानाम विवरणम, शब्दों का विवरण देना। फिर डी नंबर शब्दकोशम दृष्ट्वा विवरणम, शब्दकोश को देख कर विवरण देना। तो ये जो 33 क्वेश्चन है, बच्चा जो होता है वो किसी भी भाषा के शब्दों का अर्थ तब उस समय आत्मसात करता है जब वह उन वस्तुओं अथवा शब्दों को स्वयं के जीवन से जोड़ कर देखता है। ठीक, जब उस बच्चा जो है जब शब्दों को स्वयं के जीवन से जोड़ कर देखेगा तब वो क्या करेगा, उसका खुद से प्रयोग करता है तो उसको वो जल्दी सीखता है, करके सीखता है। और जो शब्द की जो अर्थ स्पष्ट करने की जो सबसे श्रेष्ठ विधि होती है वो होती है वाक्य प्रयोग करना। बच्चा क्या करता है, उस शब्द को अपने वाक्यों में, ठीक, वाक्य बनाता है खुद से और उसमें जब उसका प्रयोग करता है, अनुमान लगाता है, तो उससे जो है सीखने में समस्या उसे नहीं आती, वो सीख लेता है। उसे अवसर दिया जाता है ना, अनुमान लगाता है तो उसको जब अवसर दिया जाएगा अनुमान लगाने का तो उसके पास शब्दकोश की भी बढ़ोतरी होगी, वाक्य बनाने की जो है क्षमता अधिक होगी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। ये रहा, ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद देखिए निम्नलिखितेषु मुद्रित पाठ्यपुस्तक प्रयोग अपेक्षया द्वितीय भाषा अध्ययनार्थम सहायकम किम। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें ऐसा कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रित पाठ का उपयोग किए बिना दूसरी भाषा सीखने में मदद करता है। द्वितीय भाषा अध्ययनार्थम, द्वितीय भाषा सीखने में सहायक होता है। व्याकरण अनुवाद पद्धति, संदर्भोचित अधिगम, प्राकृतिक अधिगम या फिर भाषा प्रवाह। देखिए इसमें व्याकरण अनुवाद पद्धति भी बताई है मैंने आपको। संदर्भ के अनुसार जो सीखना होता है वो प्राकृतिक अधिगम या फिर भाषा प्रवाह। तो देखिए इसमें जो भाषा प्रवाह होता है वो शिक्षा की एक विधि है। इसमें क्या किया जाता है, जो नियमित स्कूली पाठ्यक्रम है, स्कूल में जो पाठ्यक्रम होता है उसको लक्षित करके जो पढ़ाया जाता है, ठीक, स्कूली पाठ्यक्रम को लक्षित भाषा में पढ़ाया जाता है। और
इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यह विधि एक भाषा के सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों को भी सार्थक और यादगार तरीके से पेश करती है। ठीक, तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, भाषा प्रवाह। 35 क्वेश्चन देखेंगे। दोषपूर्ण पठनाभ्यासस्य कारणेषु अन्यतमं कारणं भवति। इसमें ऐसा कह रहे हैं कि जो दोषपूर्ण पठन अभ्यास है उसके कारण अन्यतमम कारणम, दोषपूर्ण पठन के अभ्यास के कारणों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण होता है। कौन सा होता है? कक्षायाम बहुविद्यार्थिनां सम्मर्दः, जो कक्षा होती है उसमें से बहुत से विद्यार्थियों का होना, सम्मिलित होना। फिर अंगुली दर्शनम अथवा पठने चक्षुरक्षर संयोगार्थम अंगुली दर्शनम, मतलब कैसा, उंगली को रख रख कर ऐसा पढ़ना। या फिर बहुभाषा ज्ञानम, बहुभाषा ज्ञान होना। या फिर द्विभाषा ज्ञानम, द्विभाषा का ज्ञान होना। तो देखिए, दोषपूर्ण पठन अभ्यास के कारणों में से जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है कि अगर छात्र जो है वो पठित विषय का अर्थ बोध नहीं, इसमें क्या होता है, छात्र जो है वो पाठ का जो भी पढ़ रहा है, ठीक है, उसका अर्थबोध सही से नहीं कर पाता है, तो वो पठन दोषपूर्ण पठन कहलाता है। ठीक, पढ़े जा रहा है, अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, केवल वो उसको पढ़े जा रहा है। लेकिन इसमें जो होता है, अभ्यास के अनेक कारण बहुभाषा ज्ञान, कोलाहलपूर्ण वातावरण आदि हो सकता है। ठीक, इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसलिए वो हो जाएगा आपका बी नंबर, अंगुली दर्शनम अथवा पठने चक्षुरक्षर संयोगार्थम अंगुली दर्शनम। ठीक है, उंगली दिखाकर या फिर आँख और अक्षर के संयोग का दर्शन करके पढ़ना, ये आपका दोषपूर्ण पठन अभ्यास के कारण के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर बी नंबर। इसके बाद देखेंगे, शब्द ज्ञान पद्धति कृते शिक्षण अधिगम समस्या निम्नलिखितेषु केन निवारिता भवति। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार थोड़ा और इसको देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए। दोषपूर्ण पठन अभ्यास कारणेषु अन्यतमम कारणम, देखिए दोषपूर्ण अभ्यास में क्या होता है कि अंगुली दिखाकर अथवा आँख और अक्षर के संयोग के लिए अंगुली दिखाकर पढ़ना। ठीक, अंगुली दर्शनम, अंगुली दिखाकर अथवा पठन के समय चक्षु मतलब क्या होता है, नेत्र, आँख और चक्षुर अक्षर, आँख और अक्षर के संयोगार्थम, संयोग के लिए अंगुली दर्शनम, अंगुली दिखाकर, ताकि नेत्र और अक्षर जो है इन दोनों का कांटेक्ट बना रहे, इसलिए जो है उंगली दिखाकर पढ़ना। देखिए, पठन में क्या होता है कि शब्दों का जो संयोग होता है वो अंगुली या अक्षर के साथ ना होकर अर्थ के साथ होना चाहिए। ठीक, आपको अर्थ समझने आना चाहिए, क्योंकि अक्षर के साथ संयोग होने पर पठन पूरा ध्यान शब्द पर स्थिर हो जाता है। ठीक, केवल आप शब्द को देखते हैं, उसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं, तो अर्थ समझने में क्या होता है, बाधा होती है। इसलिए कहा गया है कि दोषपूर्ण पठन अभ्यास के कारण में जो अंगुली दर्शन है, ये जो है, ये वाला जो पठन है वो आपका दोषपूर्ण होता है। ठीक, क्योंकि इसमें अर्थ का ज्ञान नहीं हो पाता है। मैं अब ये क्वेश्चन आपका अच्छे से हो गया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। शब्द ज्ञान पद्धते कृते शिक्षण अधिगम समस्या निम्नलिखितेषु केन निवारिता भवति।
इसमें क्या कह रहे हैं कि शब्द ज्ञान पद्धति के लिए शिक्षण अधिगम समस्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूर किया जाता है? क्रमिक वाक्य निर्माणार्थम सहायन, क्रमिक वाक्य का निर्माण करने में सहायक होता है, शुद्ध उच्चारण करने के लिए, या फिर बाला यथा विवरणात्मक क्लेशस्य सम्मुखम न कुर्युः, बालकों के जैसे कि विवरणात्मक जो क्लेश होता है वो सम्मुखम न कुर्युः, सामने नहीं हो पाता है। या फिर उपर्युक्तम सर्वमपि, उपर्युक्त सभी। तो देखिए शब्द ज्ञान पद्धति के लिए शिक्षण अधिगम समस्या निम्नलिखित में से शुद्ध उच्चारण के द्वारा दूर किया जा सकता है। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही ज्ञान प्रदान करते हैं और प्राप्त करते हैं। इसमें क्या होता है? ज्ञान का आदान प्रदान होता है। ठीक, बी नंबर राइट हो जाएगा, शुद्ध उच्चारण। कौशल उद्देश्येषु किं निम्नलिखितं संबद्धं नास्ति। कौशल उद्देश्य के लिए स्किल ऑब्जेक्टिव्स, जो ये कौशल के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? श्रवणम का नहीं है, भाषायाम आसक्ति की नहीं है, पठनम की नहीं है, लेखनम की नहीं है। तो देखिए श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल, ये क्या होते हैं? आपके 4 कौशल हैं। श्रवण, पठन, लेखन और क्या हो गया? वाचन। ठीक, वाचन। तो देखिए इसमें भाषायाम आसक्ति, ये आपका राइट नहीं होगा। भाषा में आसक्ति से नहीं है, मतलब कौशल के उद्देश्य का संबंध पठन, लेखन और श्रवण से है, लेकिन भाषा में आसक्ति से नहीं है। तो बी नंबर आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर नास्ति पूछा है, निगेटिव, तो कितनी बार बताया आपको ट्रिक में कि जहाँ पर निगेटिव पूछे वहाँ पर निगेटिव आंसर ढूंढना है आपको। आपके जो है जो भी ऑप्शंस दिए हैं उसमें आपको निगेटिव आंसर ढूंढना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, भाषा विकासं प्रभावयितुं कारकम अस्ति। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन से? स्वास्थ्य है, बुद्धि है, व्यक्तिगत समानता है, पर्याप्त सर्वमपि है। तो इसमें सभी है। भाषा को प्रभावित करने, स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो भाषा का विकास नहीं होगा, बुद्धि का विकास नहीं होगा, व्यक्तिगत समानता भी आएगी। तो ये तीनों जो है आपका राइट हो जाएगा, इसलिए डी नंबर राइट। 39 है, एकस्यां समावेशी कक्षायां अस्मिन् अधिक प्रमादान आचरन्ति। ऐसा कह रहे हैं कि एक समावेशी कक्षा में बालक किसमें सर्वाधिक प्रमाद का आचरण करते हैं। सबसे पहले समावेशी कक्षा के बारे में पढ़ेंगे। समावेशी विद्यालय में क्या होता है? इसमें सभी प्रकार के छात्र एक साथ पढ़ते हैं। ठीक, चाहे वो सामान्य हो चाहे विशिष्ट हो, इनमें कोई भेद नहीं किया जाता है। ठीक, भेदभाव नहीं होता है कि तुमको ज़्यादा पढ़ाएंगे उसको कम पढ़ाएंगे। सभी छात्र जो होते हैं एक ही जगह इकट्ठा होकर एक ही विधि से पढ़ते हैं। इनमें अलग अलग विधियां भी नहीं बताई जाती कि तुम्हारे लिए अलग विधि, तुम्हारे लिए अलग विधि। ठीक, और नियमित कक्षा में बच्चे जो है साथ में पढ़ते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकस्या समावेशी कक्षायाम अस्मिन् अधिक प्रमादाय। जो सर्वाधिक प्रमाद या आचरण सर्वाधिक प्रमाद का आचरण करते हैं वो पठन, लेखन, भाषण तीनों होते हैं। मतलब इसमें डी नंबर राइट हो जाएगा, सर्वेस्मिन्, सर्वेष्वपि। 40 क्वेश्चन है, व्याकरणं तावत् सैद्धांतिकं तथा व्यवहारिकम् इति वचनं भवान् भवति कियत् पर्यन्तं समर्थयति। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें ऐसा कहना चाह रहे हैं कि व्याकरण सैद्धांतिक और व्यवहारिक होता है। इस वचन में आप कितने सहमत हैं? पूर्ण समर्थन करते हैं, पाक्षिक समर्थन करते हैं, या फिर अनंगीकार
या फिर इत्थम इदम इत्थम वक्तुम न शक्यते। तो आपका इस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि व्याकरण सैद्धांतिक और व्यवहारिक होता है। इस वाक्य में आप कितने सहमत हैं? तो पूर्ण समर्थन करते हैं, क्योंकि जो व्याकरण होता है, कोई भी भाषा जो होती है वो बिना नियम के नहीं चलती है, सब में नियम। व्याकरण का नियम जो है वो भाषा के अंतर्गत रखा जाता है, और जो नियमबद्धता के कारण व्याकरण को सैद्धांतिक माना गया है। ठीक, जब नियम जो है लगा दिए जाते हैं तो व्याकरण को क्या माना जाता है? सैद्धांतिक मान लिया जाता है। और भाषा में जब नियमबद्धता होती है तो ये क्या होती है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि नियम से होना चाहिए। जब बालक भाषा सीखता है तो समय के साथ धीरे धीरे वो भाषा के नियमों को भी समझने लगता है। देखो, स्टार्टिंग में जब बच्चा जो है घर से जब चीज़ों को सीख कर जाता है तो वो पहले से कुछ न कुछ सीखे रहता है, लेकिन स्कूल में जाकर जब उसको नियम, व्याकरण ये सब सिखाया जाता है तो वो नियमबद्ध चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देता है। ठीक, फिर वो क्या सही है क्या गलत है, किस वाक्य में क्या त्रुटि है, ये भी जो है उसका भी निवारण कर लेता है वो। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पूर्ण समर्थनम। विद्यार्थीषु उच्च प्राथमिक स्तरे उच्च माध्यमिक स्तरे भाषायां रुचि संवर्धनार्थम अपेक्षितम किम नाम। ऐसा कह रहे हैं कि विद्यार्थियों में उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भाषा के में रुचि को बढ़ाने के लिए क्या अपेक्षित है? विद्यार्थी भ्यः अधिकम श्रुत लेखनम देयम, मतलब डिक्टेशन देना अधिक ज़्यादा से ज़्यादा। विद्यार्थिनां व्याकरण ज्ञानस्य वर्धनम कार्यम, विद्यार्थी को व्याकरण ज्ञान बढ़ाने का कार्य देना। फिर विद्यार्थिनां पुस्तकानि पठितुं सूचिता भवेयुः, पुस्तक पढ़ने के लिए कहना। या फिर विद्यार्थिभ्य मौखिक रूपेण अधिकाधिक विवरणम देनम, विद्यार्थी को मौखिक के रूप में अधिक से अधिक विवरण देने के लिए ऐसा कहना। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा जी एकदम सही होगा कि विद्यार्थियों में उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भाषा में रुचि बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को मौखिक, ठीक है, विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? मौखिक रूप से अधिक विवरण देने के लिए कहना। इसमें क्या होगा? इसमें जो है बच्चा जो है अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करेगा, और उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भाषा ज्ञान में वृद्धि से तात्पर्य कि उन्हें विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग में सफल बनाना, कि वो हर तरह से जो है दक्ष हो सकें, ठीक, सहज अभिव्यक्ति कर सकें और विकास कर सकें भाषा का। अपने अंदर जो भी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उसको निकाल कर भाषा का प्रयोग अच्छे से करके सहज अभिव्यक्ति कर सकें। ये राइट हो इसलिए इसमें राइट नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। इसके बाद 42 क्वेश्चन देखेंगे। मौखिक प्रस्तुतिकरणार्थम निम्नलिखितेषु का वा पद्धतिस्मिन् योग्या नास्ति। ऐसा कह रहे हैं कि मौखिक प्रस्तुतिकरण में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है वो योग्य नहीं है। तो इसमें राइट मुखामुखी प्रस्तुति, या फिर संकेत भाषा माध्यम प्रस्तुति, स्वर प्रस्तुति, काव्य पाठ। तो संकेत भाषा माध्यम प्रस्तुति ये मौखिक प्रस्तुति में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो संकेत किया जा रहा है ना, बोला थोड़ी जा रहा है। मौखिक प्रस्तुति में बोला जाता है, तो इसमें निगेटिव पूछा तो संकेत वाला राइट हो जाएगा आपका, क्योंकि ये निगेटिव है। संज्ञानात्मक विकासार्थम मनुष्याणां कृते मातृभाषा तथैव गमि महत्वपूर्ण यथा मातृक्षीरम के नोक्तिम। मनुष्यों के संज्ञानात्मक विकास के लिए मातृभाषा वैसे ही अनिवार्य है जैसे माता का दूध। ये कथन किसने कहा है? ये कथन आपका कहा है महात्मा गांधी जी ने। विवेकानंद, राजर्षि टंडन, रायबर्न ये नहीं होंगे। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, महात्मा गांधी। 44 क्वेश्चन। यदि छात्रा कस्यांचित् भाषायां पठिता
यस्यांच तेषाम अधिकारः सम्यक नास्ति। इसमें कहा जा रहा है कि यदि कोई छात्र किसी भाषा में पढ़ता है उसमें उसका अच्छे से अधिकार नहीं है तब क्या होगा। समीचीन विवरणानां भवितुं न अर्हति। समीचीन विवरण नहीं होगा। अभ्यर्थीनः रटनाभ्यास कथंचित् कृतिम स्मरणम अभ्यासम कल्पयति। या फिर विद्यार्थिनां पठने आसक्तिः नश्यति उपर्युक्त सर्वमपि संभवति। देखिए, विद्वानों ने मातृभाषा में अध्ययन अध्यापन के लिए कहा है, ठीक। विद्वानों ने कहा है कि मातृभाषा में अध्ययन अध्यापन किया जाए, ऐसा विद्वान भी कहते हैं। और देखिए, मातृभाषा पर अधिकार होने के कारण बालक जो है विषय को अधिक अच्छे से समझ पाता है। यदि कोई छात्र किसी भाषा में पढ़ता है तो उसमें उसे अच्छे से अधिकार नहीं होता, मतलब अन्य भाषा को वो सीख कर पढ़ता है, लेकिन मतलब सीखता तो मातृभाषा को है, लेकिन मातृभाषा क्या है, उसको अचानक से नहीं सीखता। बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से ही वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देता है, ठीक। इसके बाद कुछ बड़ा होने पर सुन कर देख कर सीखता है, तो उसे उस भाषा का ज्ञान पहले से ही होता है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, किसी दूसरी भाषा को जब बच्चा पढ़ता है तो इसमें क्या होता है कि बालक में भाषा दक्षता का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, लेकिन मातृभाषा में करेगा तो वो दक्ष हो पाएगा और विकास भी उसका अच्छे से हो पाएगा। लेकिन अगर अन्य भाषा पढ़ेगा तो विचारों की योग्यता नहीं हो पाएगी, वो रट कर चीज़ों को सीखेगा, ठीक है। अध्ययन में रुचि नहीं हो पाएगी, अच्छे से समझ नहीं हो पाएगी, और हमेशा वो पढ़ाई से दूर भागता रहेगा। ये सब चीज़ें हैं। तो विचारों की योग्यता, रट कर कृत्रिम ज्ञान प्राप्त कर लेना परंतु उसके प्रयोग में असक्षम और अध्ययन में अरुचि, ये सब चीज़ें जो हैं ये समस्याएं होती हैं, ठीक। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें नास्त निगेटिव पूछा है तो इसमें सारे निगेटिव हैं, डी नंबर राइट हो जाएगा। 45 क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट है। भाषा शिक्षणे भाषायाः आत्मसाक्षात्कारस्य सर्वाधिक महत्वपूर्णम् अंशः अस्ति। भाषा शिक्षण में भाषा के आत्म साक्षात्कार का सबसे महत्वपूर्ण अंश क्या है। केवल पठन है, केवल लेखन है, श्रवण और पठन है, केवल श्रवण। देखिए, आत्म साक्षात्कार कैसे होगा, श्रवण और पठन के द्वारा होगा, ठीक। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या हो गया कि आपके अंदर जो चीजें हैं आंतरिकरण करना, ठीक, आंतरिकरण करना, ये ग्रहणात्मक कौशल से संबंधित होता है, ठीक। भाषा की जो अनेक सूचनाएं होती हैं उसका आंतरिकरण किया जाता है। श्रवण और पठन का उपयोग सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इनमें दो कौशल, ग्रहणात्मक कौशल, इनमें दो कौशलों को ग्रहणात्मक कौशल कहा जाता है। कौन कौन से आते हैं इसमें, श्रवण और पठन आते हैं, ठीक। ग्रहणात्मक कौशल कहा जाता है इसको, ग्रहणात्मक। इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, श्रवण और पठन। राइट नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ठीक है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर पेपर 1 और 2 दोनों के कंटेंट दिए जाएंगे और अच्छे तरीके से दिए जाएंगे। इसमें गद्यांश, श्लोक, शिक्षण सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करके दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।